दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग सी कहानी में। आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग प्लीज़ कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे कहानी तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कर्म एक दिन लौट कर ज़रूर आता है आरो। कर्म का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। हाँ, कर्म का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। और वो फल जिस दिन मिलता है ना आरो, उस दिन वो फल सिर्फ अकेले को नहीं मिलता, बल्कि उस फल में भागीदारी तुम्हारे अपनों की भी होती है। और आज देखो वही फल कैसे तुम्हारी बहन को मिल रहा है। तुम्हें याद है आरो, एक दिन उसने तुमसे पूछा था, मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो तब क्या कहते तुम? याद करो आरो। भरोसा है तुम्हारी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई होगी कि तुम उसे याद न रखो, उसकी बातों को याद न रखो। लड़के की आंखें सिकुड़ आई थी। चलो मैं ही बता देती हूँ। उस लड़की ने कहा था, कहा नहीं था, बल्कि उसके दिल की तड़प उसकी ज़ुबान से निकली थी आरो, बद्दुआ बनकर, कि अगर यही सब किसी ने तुम्हारी बहन के साथ किया होता तब क्या करते तुम? जो चोट जो दर्द तुमने दिया उसे वो कोई तुम्हारी बहन को देता तो क्या करते तुम? और आज देखो आखिर वही हुआ जो उसने उस दिन तड़प कर कहा था, जब तुम बड़ी बेदर्दी से उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कह रहे थे, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे कहते कहते आरो की माँ ने अपनी आंखें मूंद ली और आखिरकार उनकी आंखों से आंसू निकल ही आए। और ये सुनते ही उस लड़की की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो आश्चर्य से अपनी माँ को देख रहा था। सदमा लगा ना कि ये सब मैं कैसे जानती हूँ। सब जानती हूँ मैं आरो, तुम्हारा और उसका एक एक सच जानती हूँ मैं। क्या किया तुमने उसके साथ सब बताती हूँ मैं। और जो उस समय तुमने उसके साथ किया था ना आरो, वही चीज़ देखो आज फिर से घटित हुई। बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती आरो, बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक बार दुआ खाली भी चली जाए पर बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। और सच कहूँ तो ये सही भी हुआ तुम्हारे लिए, बल्कि हमारे लिए, ताकि इसी बहाने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तो नज़र आए। और सच्चाई ये है, देखो तुम। कहती हुई वो महिला एक प्रेग्नेंट लड़की की ओर इशारा करती है। आरो ध्यान से उसे देखता है और अपने सामने बेड पे बेहोश लेटी हुई लड़की को देख उसकी ज़ुबान से निकलता है, रिया। और वो दौड़कर उसके पास जाने लगता है। रिया रिया कहता हुआ उसे उठाने लगता है, पर रिया अभी भी बेहोश थी। हाँ रिया, छोड़ दिया उसके पति ने इसे आरो, बिल्कुल उसी स्थिति में जिस स्थिति में तुम इशिका को छोड़ आए थे। जैसे जैसे वो महिला उस लड़की से कह रही थी, वैसे वैसे वो लड़का अपने आंसू से डूबी आंखों से ख्यालों के समंदर में गोते लगाने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके काले कोट में कहीं जाकर छुप जा रही थी, जो बाहर से किसी को दिख तो नहीं रहा था, पर उस लड़की के सीने को अंदर तक भिगो दे रहा था। उसकी माँ की कही हुई बात उसके कानों में शीशे की तरह पिघल कर चोट पहुँचा रही थी। और वो लड़का वहीं घुटनों के बल ज़मीन पे बैठकर अपने अतीत में कहीं खो सा गया था। उसे वो लड़की याद आने लगी थी जो उसके जहन से कभी जा तो ना सकी, और अब तो अचानक ही उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका आकर यूँ अपने पीछे लग जाना और कहना, कभी साथ नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा, सब याद आ गया था उसे। उस एक पल 6 साल पहले SMS कॉलेज राजस्थान। आज कॉलेज का पहला दिन था। साथ ही नए छात्रों के स्वागत में कॉलेज में 2 दिवसीय इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें छात्रों को उनके प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल और डायरेक्टर गाइड करने वाले थे। उनके स्पीच होने वाले थे, जहां उन्हें कॉलेज के अलग अलग ब्रांच डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता। उन्हें कॉलेज परिसर घुमाने ले जाया जाता, जैसे हर कॉलेज में होता है, जिसके लिए सभी नए नवेले स्टूडेंट को एक सभा हॉल और उस हॉल में उपस्थित होने का एक समय दिया गया था। कॉलेज की बस आना शुरू हो गई थी। कई बच्चे पहली बार अपने अभिभावकों के साथ आ रहे थे, तो कई अपनी मोटरसाइकिल पर कॉलेज परिसर में एंट्री कर रहे थे। जैसे जैसे बच्चे आते, सारे टीचर्स उनके स्वागत में खड़े हुए उन बच्चों को ऊपर सभा हॉल में जाने को कहते। 9 बजे का समय था और अब बस 15 मिनट ही बचे हुए थे एंट्री के लिए, और सारे बच्चे भी अब तक आ चुके थे।
गार्ड गेट बंद ही कर रहे थे कि रॉयल इनफील्ड में एक लड़का अंदर आया। बेवकूफ़ कहीं का, सारा चेहरा ही ख़राब कर दिया। एक पतली सी घुंघराले बालों वाली खूबसूरत सी लड़की अपने कपड़ों को साफ़ करते हुए अंदर आती है, क्योंकि उस लड़के की बाइक के टायर से कुछ कीचड़ उसके कपड़ों पे लग गए थे। उसके आते ही गेट बंद हो जाता है और वो लड़की थैंक गॉड कहती हुई अपने सीने पे हाथ रखकर भगवान को धन्यवाद कहती है और आगे बढ़ने लगती है कि गार्ड की आवाज़ पीछे से आती है, शिवाजी, हॉल ऊपर है, 3rd फ्लोर पर। लड़की मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहती है और जल्दी से ऊपर जाती है उस हॉल की तरफ। जैसे ही वो 1st फ्लोर के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ी कि दूसरी तरफ से लिफ्ट की ओर से भागकर आते हुए लड़की से टकरा गई। वो लड़का भी उससे टकराते ही उसकी तरफ पलट गया, पर लड़की वजन में हल्की फुल्की होने की वजह से उस दमदार लड़के के मजबूत कंधे से टकराते ही 2 कदम पीछे घूम गई और घूमकर पिलर से टकराने वाली होती है कि वो लड़का उसे खुद की तरफ खींच लेता है और वो लड़की अब उस लड़के के सीने से लग जाती है। लड़की की आंखें डर की वजह से बंद हो जाती है। वहीं लड़का उसे देखते हुए खो सा गया था। उसकी नीली नीली आंखों में उस लड़की के मैगी जैसे घुंघराले बाल कभी लड़की के चेहरे पे तो कभी लड़के के चेहरे पे समुंदर की भांति हिलोरे मार रहे थे। ये तो अभी शुरुआत थी। कॉलेज लाइफ में ऐसे हज़ारों नए नए किस्से हर रोज़ देखने को मिलते ही रहेंगे, जहाँ नए नए लड़के लड़कियाँ अपनी अपनी स्कूल की मीठी मीठी यादों को छोड़कर अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना लिए उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाने को उत्सुक नज़र आएंगे। साथ ही नज़र आएगा बहुत कुछ और। कॉलेज का पहला दिन तो सबको पता ही होता है। पहले दिन बने दोस्त और दुश्मन कभी भी भुलाए नहीं भूलते हैं। जहां आज पहले दिन से लेकर कॉलेज के लास्ट दिन तक ना जाने कितनी ही अप्सराएं या तो बुक में डूबने वाली थी या तो अपने कामदेव के प्रेम में डूबने को आतुर होने वाली थी, तो कहीं कामदेव भी इन अप्सराओं के आगे पीछे घूमने वाले थे। यहाँ के कॉरिडोर से लेकर असेंबली तक, जहाँ प्लेग्राउंड से लेकर लैब तक में इन 4 सालों में प्रोजेक्ट के साथ साथ ना जाने कितनों के रसायन के घोल के साथ प्रेम का घोल भी घुलने वाला था। फिजिक्स के नियम से न जाने बच्चे कैसे अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के दिल में उतरने का नियम बनाने वाले थे। यहाँ आए थे तो डिग्री तो मिलती ही, पर कईयों की किस्मत में उसका लाइफ पार्टनर मिलना राम मिलाई जोड़ी का भी एक अच्छी जगह थी। साथ ही बहुत सी अधूरी प्रेम कहानियाँ भी होती हैं जो समय के साथ पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती हैं, पर फिर भी कई कहानियाँ हमेशा के लिए सबके दिलों में जगह बना लेती हैं। दोस्तों, शायद आप लोगों को भी अपना कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम याद आ गया होगा। ये दिन भी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन और ख़ास दिन होता है। मुझे तो बहुत याद आ रहे हैं अपने कॉलेज टाइम। इस कहानी को पढ़कर शायद आप लोगों को भी याद आए होंगे कि नहीं अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। टीवी जैसा सीन हो गया था उन दोनों के बीच। कुछ समय तक तो वो लड़का उसे अपनी बाहों में ऐसे ही पकड़े रहा और उसकी नीली समुंदर सी आंखों में गोता लगाते हुए उसे अपनी बाहों में झुलाता रहा। मगर जल्दी जब उस लड़के को अपने उस हाथ में भारी दर्द का एहसास हुआ जिस हाथ में लड़की का वजन पड़ा हुआ था, तब उसे पता चला बाबू मोसाए, ये कुरकुरे की तरह पतली दुबली दिखने वाली लड़कियां सिर्फ शक्ल से ही पतली दुबली दिखती हैं, जबकि वजन में तो ये सनी देओल के 2.5 किलो हाथ की तरह ही भारी हैं। जैसे उन्होंने गदर पिक्चर में हैंडपंप को उखाड़ा था, उसी तरह अगर इस लड़की को ऐसे ही ज़्यादा देर रखा तो वजन से दब जाना है मुझे। फिर उस लड़के को जल्दी ही अपनी गलती का ज्ञात हुआ और वो आंखें मूंदते हुए मन में बोला, लड़की के सामने बोलता तो इज्जत का पोपट हो सकता था ना। उसने मन में कहा, उस ये तो फिट नहीं बैठा बाबू मोसाए। पर अब गलती ढूंढने गया तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये सनी देओल की 2.5 किलो हाथ को
हैंडपम्प समझकर उखाड़ने के चक्कर में ये अभी मेरे इस अदने के आधा पाव हाथ को उखाड़ कर ना फेंक दे जिस पर ये अभी आराम से लिपटी हुई है। और ये याद आते ही वो जल्दी से लड़की को खड़ा करता है और उतनी ही जल्दी में पलटी मारते हुए लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट को खोलने लग जाता है। लड़की आँख खोलती है और ख़ुद को सही सलामत देख आवाज़ से अपने सामने देखती है कि लिफ्ट खुलती है और वो लड़का झट से अंदर घुस जाता है। उसी के साथ लड़की उसका चेहरा देखती या कुछ समझती वो लड़का उसके हाथ को पकड़कर झट से अंदर खींच लेता है। मम्मी कहती हुई उस लड़की की चीख निकल गई और वो एक बार फिर लड़की उस लड़के के एकदम नज़दीक थी और उसी तरह एक बार फिर दोनों का चेहरा आमने सामने था। और पिछली बार की तरह इस बार भी उस लड़की का मैगी वाला बाल उन दोनों के सामने उड़ रहा था कि उस लड़के के फ़ोन पर दीदी लिजी का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम बजने लगा। लड़की ने लड़के को स्माइल दी और बदले में लड़का भी स्माइल देता हुआ फ़ोन उठा लिया। अबे यारो कहाँ है बे तू, आज तो जल्दी आ जा। समय से हम सब यहाँ बैठकर इस प्रिंसिपल की अपने ज़माने की पाठशाला की कहानियों में खोए हुए मक्खी मार रहे हैं और तू है कि लड़की को बाहों में लिए उससे लिपटा जा रहा है। और अब ये मत बोलना मुझे कैसे पता चला, अंदर आते वक्त देख लिया था मैंने। अब उसे छोड़ और आ अंदर, ऊपर है हम। हाँ भाई आ ही रहा था कि बेचारी भी उधर ही आ रही थी, इससे टक्कर हो गई। और तू तो जानता है ना कि मुझसे किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देखा जाता और अगर ये गिर जाती तो इसे चोट लग जाती, समझना भाई। अभी भी आते आते एक मोहतरमा को भी गिरने से बचाया है मैंने कि वो जल्दी अंदर आएँ। और अब देख मैं ही लेट हो गया। जैसे ही आरो ने गिरने वाली बात कही वो लड़की जो अब तक उस लड़के को देख रही थी वो अब घूर कर उसे देखने लगी क्योंकि वो लड़की वही थी जिस पर आरो की बुलेट से अंदर आते वक्त कीचड़ के छींटे लग गए थे। लड़की ने घूर कर कहा, वो लड़की मैं थी इडियट। और उसी के साथ आरो का चेहरा ब्रिटानिया बिस्कुट जैसा उतर गया। सॉरी मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था ताकि तुम जल्दी से आ सको। इस तरह लड़की ने कंधे उचकाते हुए पूछा। सॉरी, आरो ने भी मुंह बनाते और कंधे उचकाते हुए कहा। तब तक फिर से फ़ोन बजा। आरो के बच्चे लिफ्ट खुला कि नहीं या लिफ्ट के अंदर ही रोमांस चालू। फ़ोन की दूसरी तरफ से आरो के दोस्त ने उसे गुस्से और प्यार के मिश्रित भाव से झड़कते हुए कहा, आ ही रहा हूँ यार, यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है, आज सीधे ही कांड करके धर लिया गया हूँ मैं। वो बेचारगी से उस लड़की को देखते हुए बोला जो अब भी उसे हाथ बांधे देख रही थी। कौन बैंड बजा रही है तेरी? वही मैगी है क्या जो तेरी बाहों में गिरी थी? आरो के दोस्त ने इत्तेफाक से कहा। और आरो फिर से बेचारगी से लड़की को देखने लग गया क्योंकि फ़ोन की वॉल्यूम इतनी थी कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की अपने बालों की तारीफ आराम से सुन पा रही थी और उसी के साथ उसका गुस्सा और चेहरा फूलता ही जा रहा था। मरवाएगा क्या साले तू, कहकर आरो ने फ़ोन काट दिया। तब तक लिफ्ट का डोर खुला और लड़की पैर पटकती हुए वहाँ से चली गई। एक्सक्यूज़ मी मिस, कहते हुए आरो उसके पीछे गया। तब तक दोनों हॉल में पहुँच चुके थे और अब लड़की दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हो चुकी थी। आरो भी उसके साथ ही था, मगर दरवाज़ा जैसे ही ओपन हुआ कि उन दोनों को देखने के लिए नए बच्चों और टीचर्स की नज़र उनकी तरफ घूम गई। यहाँ तक कि स्पीच देते हुए डीन सर की भी। आरो और उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी प्लेनेट से उतरे हुए नमूने हों जिसके पीछे भारत की खोजनीय टीम पड़ी है। और अब जैसे वो दोनों पकड़ में आ गए हों, वो दोनों भी सबको चोर नज़रों से देख रहे थे। पता नहीं जैसे तैसे दोनों ने साथ आकर कौन सा कांड कर दिया हो। तभी उतनों की भीड़ में एक हाथ ऊपर उठा जो आरो को अपने किसी होने का एहसास करा रहा था। वो पैर ऊपर करके देखा, उसका वही कमीना दोस्त था जो अभी बाहर उसकी इज्जत का फालूदा बनाया था। आरो भी खुशी से झूम उठा जैसे न जाने कौन सा खजाना मिल गया हो। पर उससे फिर एक बार गलती हो गई। वो खुद तो गया,
उधर साथ में अनजाने में भी उस लड़की के हाथों को पकड़ा और उसे भी अपने साथ ले जाने लगा अपने दोस्त की तरफ। बहुत ही रोमांटिक सीन हो गया था उस वक्त सबके लिए, क्योंकि लड़का अपने ही धुन में शाहरुख खान बना लड़की के हाथों को पकड़कर खींचते हुए उसे अपने दोस्त की तरफ ले जा रहा था और लड़की चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका पादुकोण की तरह अपने हाथों को पकड़े उस लड़के को ले जाते हुए देख रही थी और उसके मैगी जैसे बाल काली नागिन की तरह लहरा रहे थे। और अब सारी स्टेडियम, सारा हॉल चेन्नई एक्सप्रेस के गुंडों की तरह उन्हें घूर कर देख रहा था और उन्हें देख सबके मन में एक ही गाना बज रहा था, थामा है जो हाथ तेरा अंजाम से ना डरूंगा, थामा है जो हाथ तेरा अंजाम से ना डरूंगा, मैं भी अगर मैं गया फिर एक जन्म और लूँगा। सबके मन में यही सॉन्ग चलता रहा और तभी आरव अपने दोस्त के पास आकर रुका और उसका दोस्त इतने समय से आंखें फाड़ कर अपने उसी दोस्त को देख रहा था जो भरी महफिल में एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे ले आया था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। आरव पास पहुंचा कि उसका दोस्त उसे आंखों से घूरा और पीछे उस लड़की को देखने को बोला। पहले तो आरव समझ नहीं पाया, पर फिर वो पीछे पलटा और जैसे ही पलटा उस लड़की को फिर से घूरता देख चौंक गया और जब अपने पीछे सारे बैकग्राउंड को देखा तो और ज़ोर से चमक उठा। इतने लोगों के बीच आज पहले ही दिन क्या कांड करके आ गया था वो। अब तो वो सीधे ही उन 4 सालों के लिए हीरो बन गया था कॉलेज कैंपस का। हर जगह उसके ही चर्चे रहने वाले थे अब, पर उसका ये सपना डीन सर ने तोड़ दिया। आप यहाँ बैठिए, यहाँ उन लड़कियों की रो में दोस्ती यारी बाद में, पहले हमारा लेक्चर सुन लो, डीन सर ने कहा। ये सुनते ही राज उर्फ आरव ने लड़की उर्फ सिमरन का हाथ छोड़ दिया और सिमरन उसे घूरते हुए दूसरी रो में जाकर बैठ गई। आरव भी एक नज़र उसे देखा और वहीं अपने दोस्त के पास जाकर बैठ गया। लेक्चर फिर से स्टार्ट हुआ। आरव भी एक नज़र उसे देखा और वहीं अपने दोस्त के पास जा बैठा। लेक्चर फिर से स्टार्ट हुआ। डीन सर अपने कॉलेज और इन आने वाले 4 सालों में क्या कैसे पढ़ना है ये सारी बातें बता रहे थे और आरव के चारों कमीने दोस्त उसकी बगल वाली कॉलम में बैठी हुई खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने में लगे थे। आरव की नज़र भी रह कर उस मैगी वाली लड़की की तरफ उठ जाती थी और वहीं वो मैगी वाली लड़की भी कभी घूर कर तो कभी कनखियों से उसे देख लेती थी। इसी तरह एक के बाद एक टीचर्स और बाकी को कॉलेज के बड़े बड़े आथॉरिटीज़ आने लगे सामने रो वाले बच्चे को छोड़कर। अब सारे बच्चे बोर होने लगे थे। वहीं अभी से ही कईयों की सिटिंग बैठे ही बन गई थी। कुछ समय बाद लेक्चर ख़त्म हुआ और सारे बच्चे वहाँ से बुलेट की तरह फुर्र हो गए। वो मैगी वाली लड़की भी जाने लगी। वो कैंटीन तक पहुँची कि आज अपने दोस्तों से भी बेगाना हुआ आरव उसके पीछे आने लगा और उसे कहता है, सुनो तो, आई एम सॉरी यार, कहकर उसके पास आने लगा। लड़की ने उसे घूर कर देखा। तब तक आरव उसके पास आ गया था। उसके बाकी दोस्त भी उसके पीछे उसे बेवफा, दल बदलू, एहसान फरामोश कहते हुए आने लगे थे। आरव अब उस लड़की के साथ था और अब लड़की उसे घूरना बंद करके पूछती है, क्या हुआ, इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो क्या करूं, तुम तो रुक ही नहीं रही, ऐसे स्पीड में चली जा रही हो, लगता है गुलाटी खा कर गिर जाऊंगा। ओह रियली, देखने से तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो। हाँ यार, देखने से तो लगता हूँ, पर सच बताऊँ आज मैं शिव जी का उपासक हूँ ना, इसीलिए थोड़ा थक गया हूँ, वरना तो मैं। क्या तुम उपासक भी रहते हो? क्यों नहीं रहना चाहिए? आई मीन लड़के ये सब कहाँ सोचते हैं? क्या उन्हें अच्छी पत्नी नहीं चाहिए होती है क्या, या सिर्फ अच्छे पति का बेड़ा तुम लोगों ने ही उठा रखा है? आरव ने उसे शरारत से देखते हुए कहा। लड़की रुकी और उसे एक नज़र देखा, फिर बोली, हाँ ये बात तो है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम मुस्कुरा दी, इसका मतलब तुम मान गई ना?
आरो ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, किस लिए? मतलब मैं समझी नहीं। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, आज सुबह के लिए। ओह अच्छा, हाँ माफ़ कर दो ना यार, आगे से ध्यान रखूँगा प्रिंस। कहकर आरो ने उसके आगे हाथ बढ़ा दिया और वो लड़की भी मुस्कुराती हुई उसके हाथ में अपना हाथ रख दी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? आरो ने पूछा। साक्षी, साक्षी कश्यप। ओह वाओ, वेरी ब्यूटीफुल नेम, आपकी तरह ही, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर तुम तो मैगी बुलाते हो ना? वो उसे चलते चलते ही देखते हुए बोली, अरे नहीं, इतनी सुंदर लड़की को कोई मैगी क्यों बुलाएगा? वो साले कमीने मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, वो प्यार से कुछ भी बोल देते हैं। आरो ने बात संभालते हुए सिर के पीछे हाथ रखते हुए कहा, हाँ सही कहा, दोस्त कमीने ही होते हैं, इसकी तरह और धोखेबाज भी। कहते हुए पीछे से आरो के दोस्त भी उसके साथ आ धमके। साक्षी उन्हें देखने लगी तो उसमें से एक ने, जिसका नाम अतुल था, उसने कहा, मतलब हम समझते हैं ना, साला ये कमीना आरो खुद तो अपने लिए नई दोस्त बना लिया, पर अब तक उस दोस्त का इंट्रोड्यूस अपने पुराने दोस्तों से नहीं करवाया। साक्षी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, साक्षी, साक्षी नाम है मेरा। और फिर बाकी सब भी अपना अपना नाम बताते हुए उससे हाथ मिलाने लगे। इस तरह पहले दिन ही उन सभी का एक ग्रुप बन गया। सब एक टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। उसमें से मयूर, जिसने आरो को कॉल किया था, उसने धीरे से आखिर साक्षी से पूछ ही लिया, वैसे साक्षी, क्या हम तुम्हें प्यार से मैगी बुला सकते हैं? आरो की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो साक्षी को देखने लगा, वहीं बाकी सब भी साक्षी को देखने लगे। साक्षी पहले तो शांत रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। इस तरह उन लोगों ने भी अपने ग्रुप वासियों के प्यारे प्यारे नाम रखे और सब एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए अपना पहला दिन एंजॉय करने लगे। इसी तरह पहला दिन दोस्ती यारी में निकल गया। बातों ही बातों में पता चला कि साक्षी यहाँ पीजी में रहने वाली है। फ़िलहाल तो आज वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकेगी, पर उसे तो रोड भी नहीं पता था अपने रिलेटिव के यहाँ जाने का। दूसरी बात, वो यहाँ पहली बार आई थी और आज सीधे ही अपने घर से कॉलेज आ गई थी। इस समय वो अपने उसी रिश्तेदार से बात कर रही थी जो उसे कुछ ही पल में लेने आने वाले थे। और अब ये बात उसके आज बने नए दोस्तों को पता चल गई और फिर बैठे बैठे ही लग गए सब साक्षी के लिए पीजी खोजने में। यहाँ तक कि जब तक उसके रिश्तेदार ना आ गए, वो पांचों लोग उसे छोड़कर कहीं नहीं गए। आखिर वो दोस्त थी क्या जो एक दूसरे के काम ना आए? आखिर दोस्ती निभाने भगवान ने ही दोस्त बनाए हैं। आरव का ग्रुप भी साक्षी के साथ अपनी दोस्ती ही निभा रहा था और उस कुछ पल में साक्षी भी एकदम अपने घर की तरह उन लोगों से रम गई थी। मयूर बीच बीच में अपनी बातों से ग्रुप का माहौल हंसी मजाक में बदल दे रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो लोग अभी कुछ घंटे पहले मिले हैं। वहीं आरो बीच बीच में साक्षी को देख भी लिया करता था। वो थी भी बहुत खूबसूरत कि एक बार जिसकी भी नज़र उस पर उठती, वो कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती पर ठहर कर रह जाती। उसके दोनों गालों में प्यारा सा डिम्पल ऐसे लगता मानो उसे दिन भर देखते ही रहे। साथ ही उसकी गहरी आंखें ऐसी लगती मानो उसी गहराई में डूबकर इंसान अपना होश खो बैठे। और बाल तो उसके पूछो ही मत, लंबे थे उसके बाल, जिसे उसने कलर करवाए थे और उसे ही आरो मैगी बोल रहा था। वहीं उसका पतला दुबला सोने का शरीर भी उसके रूप को पूरी तरह किसी अप्सरा से कम नहीं बना रहा था। वो दोस्त कुछ इधर उधर की बातें किए और निकल गए कॉलेज कैंपस घूमने। जब तक साक्षी के रिश्तेदार ना आ जाते, कॉलेज भी बड़ा खूबसूरत था। जगह जगह पे कोई न कोई खेल का कॉरिडोर बना ही होता, जहाँ पुराने स्टूडेंट या तो खेलते नज़र आते या बैठे हुए गपशप करते। साक्षी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और आरो को साक्षी को इस तरह मुस्कुराता देखकर अच्छा लग रहा था। वहीं उसके कजन कमीने टाइप दोस्त लोग को आरो को ऐसे साक्षी की तरफ देखकर हंसी के फुहारे छूट रहे थे। वो कभी आरो को पिंच करते तो कभी उसे कोहनी मार कर सामने देखने को कहते। यही नहीं रुकते तो चलते चलते इसके पीठ पर झूल जाते। और आरो भी तो दिलदार था, अपने दोस्तों का दोस्त, और उनसे उसे
बेशुमार प्यार था। उनकी एक खुशी के लिए मर मिटता था। वो आज भी समझ रहा था कि इसके दोस्त उसे छेड़ रहे हैं, बल्कि अकेले में तो उसे साक्षी के नाम से कुरेद कुरेद कर मार ही डालेंगे। पर नज़र भी तो उसकी साक्षी से हट नहीं रही थी। मजबूर हो गया था पहले दिन ही उसकी खूबसूरत डिम्पल और उसकी दिलकश आँखों में खोने के लिए। वो अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पा रहा था और अब इसके लिए उसे अपने दोस्तों का टीज भी सहना मंजूर था। कुछ समय बाद वो लोग घूम फिर कर गेट के वापस आ गए और अब साक्षी के रिश्तेदार ने उसे कॉल किया। साक्षी ने फ़ोन उठाया और हाँ आती हूँ कहकर वो अपने दोस्तों को बताई। वो भी काफ़ी खुले विचारों वाली थी, इसलिए पांचों दोस्त ने पहले मुट्ठी बनाकर एक दूसरे के हाथों को बीच में लाकर टकराया, जो कि ये चीज़ उन्हें हर बार मिलते और जाते वक्त करनी थी। फिर सब बारी बारी साक्षी के साइड हक की, पर उनके गले लगने में साक्षी को एक सहजता ही महसूस हुई, एक पवित्रता ही महसूस हुई। कहते हैं ना, किसी को पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। पर हाँ, कभी कभी कोई सालों हमारे साथ रह जाए, हम उसकी रूह तक को महसूस नहीं कर पाते। पर यहाँ साक्षी को अपनापन सा लग रहा था वो यहाँ से कहीं ना जाए, पर जाना तो था ही। उसके रिलेटिव में भैया उसे लेने आए और वो सबको कल मिलने का बोलकर वहाँ से बाहर आ गई और उसके जाते ही बाकी सब भी उसे देखते हुए बाहर निकल आए। रात को जब साक्षी खा पी कर फ्री हुई, आज सुबह हुए घटनाक्रम ने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई। वो न जाने कब तक अकेले ही मुस्कुराती रही। उसकी आंखों के सामने आरो का ही चेहरा घूमने लगा, साथ ही उसके बाकी दोस्त भी उसे बहुत अच्छे लगे। वो मुस्कुराती रही और फिर अपनी चाची की बेटी के साथ सो गई। वो उम्र में उससे छोटी थी, इसीलिए उसे साक्षी के मुस्कुराने का कारण ना समझ आया और वो साक्षी को अकेले मुस्कुराते छोड़कर सो गई। इधर आरो भी घर आकर अपनी छोटी बहन को सब चीज़ बताता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी बहन उसे मुस्कुराते देखती रही। अगली सुबह आरो के लिए बेसब्री लिए हुई थी। वो गुनगुनाता हुआ बाल सेट कर रहा था और आईने में देख खुद को मुस्कुराता रहा। उसकी बहन उसे पीछे से देख मुस्कुराती रही। यूँ तो आरो बचपन से ही हैंडसम था, पर बड़ा हुआ तो जिम विम ज्वाइन करने पर उसकी स्मार्टनेस खुल कर दिखने लगी। 6 फुट का अच्छा खासा लड़का था वो, ऐसे ही रंग रूप भी था कि कोई भी मोहित हो जाता। वो आईने में गुनगुना रहा था और उसकी बहन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हाँ, जितना भी सज लो समझ लो, पर लगोगे तो लंगूर ही, कहकर वो खिलखिला दी। चुप कर बंदरिया, लंगूर और मैं, मेरे जैसा हैंडसम बंदा तो इस पूरी यूनिवर्स में नहीं होगा। देख तो मुझे देख, आईना भी शर्मा रही है। गलतफहमी है आपकी लाल लंगूर, कहकर वो आरो का बाल बिगाड़ दी और भाग गई वहाँ से नीचे। रुक बंदरिया, कहकर आरो भी उसके पीछे भागा कि वो नीचे आते आते पापा से टकरा गया। देख कर नहीं चल सकता। आरो के पापा जोर से गरजे और दोनों भाई बहन डर कर 2 कदम पीछे खिसक गए। आरो के पापा के वहाँ आ जाने से सन्नाटा छा गया और आरो गुस्से से उन्हें घूरने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर आरो की माँ भागते हुए वहाँ आई और पूछने लगी, देखो तुम्हारे लॉर्ड गवर्नर को सीधे से दिखाई भी नहीं देता। इसे इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया है, ऐसी ही चाल ढाल रही तो डुबो देगा पैसा। आप भी ना, बच्चा है वो, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता है, यहाँ भी अच्छा ही करेगा। वैसे भी आज पहला दिन है। हाँ तो बता दो उसे कि बैंक से लोन लेकर पढ़ा रहा हूँ, जल्दी ही उसे इसका पे बैक करना होगा, वरना डूब जाएंगे हम सब। समझ में आया तुम सबको मेरी बात? उस पर से इसके शौक जनाब को कहो संभल कर रहें, कहकर आरो के पापा चले गए और उनके पीछे ही आरो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगा। आरो नाश्ता कर ले बेटा, उसकी माँ ने आवाज़ दी। पेट भर गया माँ, कहकर वो चला गया। उसकी माँ उसे उदास से जाते देखती रह गई। इधर साक्षी भी जल्दी से रेडी हुई और उसका भाई उसे छोड़ने कॉलेज आया। आज उसकी चाची जल्दबाजी में नाश्ता पैक नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो कैंटीन में बैठी खाती रही कि उसी वक्त बाकी लड़के भी चले आए। साक्षी उन्हें देख मुस्कुराने लगी।
पर उसकी नज़र उन सब से किसी को ढूंढने में लगी थी। सारे दोस्त आकर वहीं उसी टेबल पर बैठ गए। सारे लोग हैंडशेक किए और एक दूसरे से बातें करने लगे कि मयूर ने कहा, ये आरो कहाँ रह गया? पहले दिन भी लेट था और अब भी लेट। ऐसे ही करता रहा तो आज पहले दिन भी भगा देंगे उसे। मयूर की बात सुनकर साक्षी सैड हो गई, पर चेहरे से दिखाया नहीं उसने भी कहा सॉरी, पर चेहरे से दिखाया नहीं उसने भी कहा। साक्षी मन ही मन आरो का इंतज़ार करती रही। उसे भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। वहीं मयूर और आरो के बाकी दोस्त लोग भी उसका इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद भी आरो नहीं आया तो सब क्लास की ओर जाने की बात करने लगे। वैसे भी आज पहला दिन था, ऐसे में लेट नहीं होना चाहता था कोई, पर दोस्ती ऐसी थी कि आरो के दोस्त उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। यार साक्षी, आरो तो आ नहीं रहा है और उसे यूँ अकेले छोड़कर हम भी नहीं जा सकते, पर अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि आज पहला दिन है। ऐसे में आज लेट हो जाना मतलब सबकी नज़रों में आना, और हम नहीं चाहते कि तुम अभी से ही किसी की नज़रों में आओ। मयूर ने कहा तो उसके बाकी दोस्त भी उसकी बात का समर्थन करने लगे। कल से बस इतना ही जान पाए हो मुझे मयूर, कल ही तो बड़े दोस्ती के वादे करते थे और आज ही ग्रुप से अलग समझ लिए। साक्षी ने मुंह फुलाते हुए कहा, अरे नहीं साक्षी, मैंने बस इसीलिए कहा ताकि तुम्हें डांट न सुनना पड़े। दोस्ती में ये सब चलता ही रहता है मयूर, कहकर साक्षी मुस्कुरा दी और बाकी लोग भी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से आरो सड़ा सा मुँह बनाकर आता हुआ दिखा। उसे देख सबको राहत मिली। वो भी वहीं आकर उनके साथ ही बैठ गया। क्या हुआ यार, आज तो पहले दिन ही लेट कर दिया। देख, तेरे चक्कर में हम लोग भी नहीं गए क्लास। उदित ने आरो के आते ही कह दिया। हाँ, तुम्हें कौन सा किसी को रुकने को बोला था, चले जाते ना सब, आरो ने भी गुस्से से कह दिया। और ये सुनकर सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ गए थे कि ज़रूर कुछ बात है, तभी वो इस तरह से बात कर रहा है। साक्षी भी आरो को देखती रह गई। क्या हुआ यार आरो, कोई टेंशन की बात है क्या भाई? मयूर ने उससे पूछा और बाकी लोग भी पूछने लगे। पक्का तेरा हिटलर बाप ही कुछ कहा होगा, है ना? आरो का दोस्त कबिस ने कहा। यार पापा है वो मेरे, ढंग से बात कर। और सॉरी कि मैंने तुम लोगों से ऐसे रूड बात की। नहीं यार, समझते हैं हम। वैसे बता, तेरे पापा ने ही कुछ कहा है ना? मयूर ने पूछा। हाँ यार, आज तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए थे, मुझसे उनकी बात सुनी नहीं गई और मैं आ गया पैदल ही। क्या तू पैदल आया है? उदित आंखें फाड़कर उसे पूछता रहा। नहीं यार, बस से आया हूँ, घर से पैदल निकला था, गुस्से में बुलेट घर पर ही छोड़ दिया। चलिए सही किया कि बस में आ गया, नहीं तो कल तक पहुँचता कॉलेज और हम तुझे किडनैप समझकर अभी ढूंढ रहे होते। आरो के दूसरे दोस्त ने माहौल को हल्का करते हुए कहा तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। साक्षी भी मुस्कुराने लगी और उसे मुस्कुराता देख अब आरो आकर के साक्षी भी मुस्कुराने लगी और उसे मुस्कुराता देख अब जाकर आरो की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे देख अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसकी तो नज़र ही नहीं पड़ी थी अभी तक साक्षी पर, और अब पड़ी तो उसे देखता ही रह गया। वो कल से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसका घुंघराला काला बाल अब स्ट्रेट होकर सीधे हो चुके थे। उन बालों में भी वो खूबसूरती की बला लग रही थी। अब आरो को रिग्रेट होने लगा था कि आते ही उसकी नज़र उस पर पड़ी क्यों नहीं। वो साक्षी को देखता रहा और साक्षी भी उसे देखती रही और बाकी लोग उन दोनों को देखते रहे। तभी मयूर बेंच के नीचे से आकर आरो की थाई पे जोर से पिंच काट दिया और आरो सीधे ही साक्षी का हाथ पकड़े उसी टेबल पर आ बैठा जिस टेबल पर वो हाथ रखे और हाथ के ऊपर अपनी ठुंडी टिकाए साक्षी को मुस्कुराते हुए एक टक देख रहा था। साले, कहकर आरो की चीख निकली और ये देख साक्षी की हंसी छूट गई और वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। वो मयूर को आरो को पिंच करते देख चुकी थी, इसीलिए वो अपनी हंसी छुपा ना पाई। पिंच काट कर मयूर भाग गया कैंपस के पीछे की तरफ, जिधर स्टेडियम और गेम्स के लिए कॉरिडोर बना हुआ था। मयूर भागता रहा और आरो उसे दौड़ाता रहा। साथ साथ बाकी दोस्त भी वहीं आ गए। इसी तरह अब रोज़ ये जगह उन दोस्तों की हंसी मजाक का अड्डा बन गई। जब भी लेट होने की वजह से
जलील होकर क्लासरूम से निकाले जाते, सबके सब यहीं आकर जमा हो जाते थे। अब तो ऐसा हो गया था कि इनके ग्रुप का एक भी सदस्य अगर क्लास के समय पर पहुंचने से पहले मिसिंग रहता तो बाकी के लोग वहीं दरवाजे पर ही उसके आने तक खड़े रहते, और जब तक वो मिसिंग सदस्य आ नहीं जाता तब तक बाकी के लोग भी अंदर नहीं जाते थे। देखते देखते 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इसी बीच आरव और उसके दोस्तों ने मिलकर साक्षी के लिए पीजी भी खोज लिया, और अब कॉलेज के बाद साक्षी का रूम उनका दूसरा अड्डा हो गया था। आरव, साक्षी, मयूर और बाकी लोगों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि उनका एक ग्रुप अलग ही पहचान बनाने लगा। कॉलेज कैंपस में जितना फेमस वो ग्रुप अपने बंक मारने के लिए फेमस था, उतना ही फेमस अपनी दोस्ती, अपनी पढ़ाई या फिर हर कॉलेज फैक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी था। इसी तरह उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी पूरे कॉलेज में झंडा गाड़ दिया। देखते देखते उनका 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। इस बीच सब दोस्त एक बार साक्षी के घर भी आए। साक्षी का घर बहुत सुंदर था। खुली पहाड़ों के बीच बसा वो गांव उन दोस्तों को बहुत भा रहा था। 5 दिन का ट्रिप था, मगर मस्ती 5000 गुना थी। बहुत खूबसूरत पल बने थे। सबने उन दोस्तों के बीच साक्षी के पापा नहीं थे, उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। वापस आने के एक रात पहले सारे दोस्त दिन भर घूमने के बाद नीचे आराम फरमा रहे थे कि आरव भी उन्हीं के साथ बैठा था। उन सबको सोता देख साक्षी खुली हवा में ऊपर छत पर आ गई। कल उसे जाना था और यहाँ की यादों को फिर वो एक बार संजो कर जाना चाहती थी, इसीलिए खुली हवा में बैठी थी कि उसके जाने के बाद आरव आँख खोला और सबको सोया देख साक्षी को सारे कमरे में ढूंढने लगा, और जब साक्षी उसे कहीं नहीं दिखी तो उसे ढूंढता हुआ वहीं आ गया। क्या कर रही हो? उसने आते हुए उसे अकेले बैठा देखकर पूछा। साक्षी ने उसे पलटकर देखा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, खुली हवा में बैठकर इन वादियों का मज़ा ले रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्यों और क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरव ने कहा। हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हो, इसमें पूछने की कौन सी बात है। और मैं यहाँ बस जाने से पहले इन हवाओं से बात करने आई हूँ। उसने आसमान की ओर हाथ फैलाते हुए कहा। अच्छा, और वो क्यों? पता है आरव, ये वादियाँ, ये खुली हवा, ये घर, ये मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हैं। मेरे पापा भी इन खुली वादियों की तरह थे, बहुत ही स्नेह करते थे मुझसे। जब भी मेरा मन दुखी होता था तो वो हमेशा ही मुझे इन खुली हवाओं की तरह अपने सानिध्य में ले लेते थे। बताते हुए वो उदास हो गई थी। और वो उसे देखता रहा, उसकी बातों को समझता रहा, और उसने कहा, तुम उदास हो साक्षी? साक्षी ने कहा, नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? आरव ने पूछा। अरे ये तो बस माँ से दूर जाने की वजह से है। कल हम सब यहाँ से चले जाएंगे ना, इसीलिए बस उनकी यादें ही तो रह जाएंगी मेरे पास। इसीलिए बस आंखों में आंसू आ गए। अब पता नहीं कब आना होगा, शायद अब सेमेस्टर के एंड में आना होगा। इसीलिए बस ऐसे ही ये सब छोड़ो। अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा यहाँ? सब चीज़ ठीक तो लगा ना तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? वो क्या है ना, तुम लोग शहरों में रहने वाले एक छोटे से गांव में मेरी दोस्ती की वजह से इतनी दूर आ गए। ये जगह तो तुम्हारे रहने लायक भी नहीं है, फिर भी मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आरव, साक्षी ने कहा। तुम बात पलट रही हो ना साक्षी, बताओ कि नहीं कि तुम्हारे आंखों में आंसू का कारण क्या था? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन 6 महीनों में तुम्हारी मेहनत को देखता आ रहा हूँ। भले ही हमारी दोस्ती को बस 6 महीने हुए हैं, लेकिन पहचानने में मुझे तुम्हें 6 दिन भी नहीं लगे। मैं पहचान गया था कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो, और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ और उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब जल्दी से चलो, बताओ कि आखिर तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू आने के कारण क्या थे? आरव ने उसकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए पूछा। माँ और छोटी की जिम्मेदारी आरव, माँ और छोटी की जिम्मेदारी पापा के बाद अब मेरे ऊपर है। मुझे उन्हें बहुत ही अच्छी लाइफ देनी है आरव। मुझे माँ की मेहनत का फल उन्हें देना है। माँ ने तिल तिल करके हमें पाला था। पापा के जाने के बाद बहुत ही छोटी सी उम्र में
वो चले गए थे हमें छोड़कर, तब से माँ ही हमारा सारा खर्चा उठाती आई हैं। पापा ने कुछ पैसे रखे थे अकाउंट में जिसके हमें ब्याज मिलते थे। माँ उन्हीं पैसों को संजो कर हमारी पढ़ाई में इन्वेस्ट की हैं और अब वही इन्वेस्ट का फल मैं माँ को देना चाहती हूँ। मैं मेहनत ही इसीलिए करती हूँ ताकि मैं माँ को उनका मेहनत का फल वापस लौटा सकूँ। मुझे जल्दी ही नौकरी अपने हाथ में लेनी होगी यारो। मैं चाहती हूँ मैं कैंपस में सिलेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे नौकरियों के लिए भटकना ना पड़े। साक्षी की इतनी गहराई वाली बात सुनकर आरो गर्व से फूल गया। कहीं ना कहीं वो भी इसी सब चीज़ों से जूझ रहा था। उसके ऊपर से उसके पापा ने उसे अल्टीमेटम भी दे दिया था कि उसको उसकी पढ़ाई का पूरा कर्जा चुकाना है। इसीलिए वो साक्षी से खुद को जोड़ पा रहा था। इसी सब में पता नहीं वो साक्षी के पास खिसक आया। साक्षी उसे देखती रही। वो साक्षी के नज़दीक खिसक गया और उसके हाथों को थाम कर वो बोलने लगा, मुझे तुम पर भरोसा है साक्षी। देखना तुम एक दिन बहुत ही अच्छे मुकाम पर होगी और जो तुमने आंटी के लिए सपने देखे हैं ना वो तुम ज़रूर पूरा करोगी। हाँ आरो, मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार है। साक्षी ने उसे देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि समीर ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, आरो ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या बात करनी है? वो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हें कुछ बताऊं। हाँ कहो ना आरो, क्या कहना चाहते हो? क्या बताना है तुम्हें? साक्षी ने पूछा। आरो थोड़ा उसके और नज़दीक आ गया। अब दोनों का चेहरा एकदम आमने सामने था। आरो ने उसके हाथ को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाया। साक्षी सिहर उठी। साक्षी को आरो की नज़रों में बहुत कुछ तो दिख रहा था पर वो अनजान ही बनी रही। दोस्तों, ये इस कहानी का अगला चैप्टर आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे ज़्यादा दिलचस्पी होगी कहानी को आगे बढ़ाने में, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और अच्छी लग रही हो कहानी तो जल्दी से कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि इस कहानी का दूसरा चैप्टर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। आप लोगों से इस प्यारी सी इंटरेस्टिंग मज़ेदार खूबसूरत कहानी का कोई भी चैप्टर ना छूटे।